नमस्कार दोस्तों, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को दीक्षांत क्लासेस में स्वागत है जी। आइए, आज का लास्ट टॉपिक है हमारे पास सॉल्युबिलिटी एंड हेनरीज लॉ। तो पिछले क्लास में हम लोग देखे हुए थे आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी दो टाइप का होता था, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। उसके बाद हम लोग ने देखा था एज़ोट्रॉपिक मिक्सर के बारे में। फिर इसके रिलेटेड जितना भी हम लोग को सवाल बनाया जा सकता था वो हर एक तरह का सवाल भी देखे थे, PYQ भी कुछ देखे हुए थे नीट का। उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं, जो कि सबसे अंतिम टॉपिक हमारे पास बचा हुआ है, जिसका नाम है हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ को पढ़ने से पहले हम लोगों को एक टर्म्स के बारे में पढ़ना होता है, जिसे हम लोग सॉल्युबिलिटी बोला करते हैं। ठीक है, अब ये सॉल्युबिलिटी क्या है, किसी भी सब्सटेंस का सॉल्युबिलिटी क्या कहलाता है। तो जैसे मान के चलो, हम लोग अभी तो बेसिकली सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सॉल्यूशन का। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे बनता है? तो सर हम लोग सॉल्वेंट लेते हैं और सॉल्यूट लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो हम लोग क्या करते हैं, सॉल्वेंट में हम लोग सॉल्यूट को ऐड करते हैं। हाँ सर, बिल्कुल करते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक फिक्स अमाउंट में हम लोग सॉल्वेंट ले लेंगे। ठीक है, जैसे मान के चलो हमारे सामने ये दो तरह का कंटेनर है। ठीक है, ये है हमारा सॉल्वेंट, ये हमारा क्या है? सॉल्वेंट। अब इस सॉल्वेंट को एक फिक्स कर देते हैं अमाउंट। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अत्यधिक मात्रा में हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अत्यधिक मात्रा में हम लोग सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं, जिसमें हम लोग को और भी घोला नहीं जा सकता था, लेकिन और भी हम लोग ज़बरदस्ती उसमें क्या कर रहे हैं, घोलने का प्रयास कर रहे हैं। तो किसी भी पार्टिकुलर जो हम लोग को फिक्स अमाउंट में जो सॉल्वेंट होता है, उसमें अगर अत्यधिक मात्रा में सॉल्यूट को ऐड करना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी के नाम से जानते हैं। तो जैसे कि डेफिनेशन में भी देखोगे क्या लिखा हुआ है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस में कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। क्या कहलाता है? सॉल्युबिलिटी के नाम से कहते हैं हम लोग। ठीक है, कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, कि जो भी हम लोग मैक्सिमम अमाउंट में जो सॉल्यूट को ऐड करते हैं, जो सब्सटेंस को ऐड करते हैं किसमें, तो एक स्पेसिफिक अमाउंट जो हम लोग को सॉल्वेंट रहता है उस पे, तो इस प्रकार की घटना को या फिर इस प्रकार के प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, हाँ सर, समझ गए कि एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में हम लोग मैक्सिमम सब्सटेंस को अगर ऐड कर रहे हैं तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो घोलने का काम कर रहे हैं, अब सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है भैया, सॉल्यूट भी कुछ हो सकता है। हाँ सर, बिल्कुल हो सकता है। तो अभी जो हम लोग इस चैप्टर में जो बेसिकली पढ़ने वाले हैं, वो हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो सॉल्यूट हम लोग जो ऐड करेंगे वो गैस रहेगा। क्या रहेगा? गैस। गैस को हम लोग डिजॉल्व करेंगे किसमें, तो लिक्विड में करने वाले, मतलब सॉल्वेंट रहेगा हमारा, सॉल्वेंट में हमारा रहेगा लिक्विड, और जो हम लोग सॉल्यूट रहेगा वो हम लोग को क्या रहेगा, गैस रहेगा। तो गैस को डिजॉल्व करने जा रहे हैं कहाँ पे, पानी में। जैसा कि तुम लोग देखा होगा कोको कोला वगैरह ये सब जितना भी हम लोग को होता है। ठीक है, तो उसमें हम लोगों का क्या रहता है कि उसमें गैस हम लोग को डिजॉल्व किया हुआ रहता है, जो कि हाई प्रेशर देने के बाद उसमें क्या करता है, मिक्स करता है। तो वो सारा कुछ हम लोग धीरे धीरे समझेंगे कि कैसे आखिर वो सारे गैस उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। तो अभी हम लोग बेसिकली ये समझ चुके हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है किसी भी सब्सटेंस का। तो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। ठीक है, आगे हम लोग देखने जा रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, किन किन बातों पे डिपेंड करता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन किसके ऊपर पे, तो हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर सॉरी, कि सॉल्यूट किस प्रकार का नेचर का वहाँ पे देखने को मिल रहा है, और नेचर क्या है सॉल्वेंट का, ये दोनों फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है। साथ ही साथ हम लोग को जो सॉल्युबिलिटी होता है वो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, कि प्रेशर देने के बाद हम लोगों का क्या होता है, प्रेशर देने के बाद क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग एक एक करके हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हुए चलेंगे। तो हम लोग बेसिकली अभी बता दिए कि हम लोग जो सॉल्युबिलिटी पढ़ते हैं वो तीनों तरह का पढ़ते हैं। जैसे कि लिक्विड इन लिक्विड देखेंगे, सॉल्यूट मतलब कि जब हम लोग देखते हैं सॉलिड इन लिक्विड, इसका भी देखते हैं हम लोग सॉल्युबिलिटी। लेकिन हम लोग अभी जो देखने वाले हैं वो हम लोग देखेंगे लिक्विड में गैस को हम लोग डिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वही हम लोग को टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। क्या करेंगे, जो सॉल्युबिलिटी पढ़ने वाले हैं वो गैसेस इन लिक्विड, मतलब कैसा सॉल्यूशन रहेगा, सॉल्यूट जो रहेगा वो गैस रहेगा और सॉल्वेंट क्या रहेगा हम लोग को, लिक्विड रहेगा। तो ऐसा सॉल्यूशन के बारे में जिक्र करने वाले हैं। तो देखो, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिपेंड्स अपॉन दी फॉलोइंग फैक्टर्स। जो हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड होता है, ये बहुत ही तरह तरह का फैक्टर्स पे वो क्या करता है, डिपेंड करता है। जिनमें से पहला जो हम लोग है वो है नेचर ऑफ द गैस। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ द गैस। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि द गैसेस सच एज O2, N2, H2 etc आर स्लाइटली soluble in water।
जो हमारे पास O2 होता है, नाइट्रोजन गैस होता है, हाइड्रोजन गैस होता है, हीलियम गैस होता है, तो इस प्रकार के जितने भी गैसेस हमारे पास मॉलिक्यूल देखने को मिलते हैं, ये सारे अगर हम लोग वाटर के में डिजॉल्व करने की बात करें, वाटर में सॉल्यूबल की बात, सॉल्यूबल मतलब उसमें घोलने का काम, ठीक है। तो अगर इन लोगों का सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये बहुत ही स्लाइटली सॉल्यूबल होते हैं, मतलब बहुत ही कम अमाउंट में वहाँ पे घुला हुआ होता है। अगर एज एग्जांपल अगर अभी आप सभी से पूछा जाए, मतलब समझाया जाए या फिर एक बार वर्णन किया जाए, तो देखो अच्छा तरीके से तुम लोग फील नहीं कर पाओगे। हम लोग बात करते हैं किसी भी नदी के पानी बात कर लो या फिर तालाब की बात कर लो, कहीं का भी बात कर लो, ठीक है। उसमें जब हम लोग स्नान करने के लिए जाते हैं, डूबते हैं, तो क्या उसके अंदर ज़्यादा टाइम तक हम लोग रह पाते हैं क्या? नहीं सर, नहीं रह पाते। क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि सर उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा रहता है वो बहुत ही कम घुला हुआ रहता है। जो ऑक्सीजन में जब हम लोग वाटर की बात करते हैं तो उसमें जब ऑक्सीजन की अमाउंट की बात करेंगे तो उसमें से बहुत ही कम अमाउंट में वहाँ पे क्या रहता है, घुला हुआ रहता है। लेकिन वही जब हम लोग बाहर बात करते हैं वायुमंडल में, जब हम लोग पानी से बाहर बात करते हैं, तब सर हमारे पास बहुत ही सफिशिएंट हमारे पास ऑक्सीजन की अमाउंट है, जिससे हमारे मतलब सांस लेने में कहीं भी किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होता है। लेकिन वही क्योंकि हम लोग को चाहिए क्या चीज़, एक्सेस अमाउंट में चाहिए हम लोग को वायु, ऑक्सीजन, तभी तो हम लोग जीवित रह पाएंगे, सांस ले पाएंगे अच्छा से। वही चीज़ हम लोग जब पानी के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे घुला हुआ जो रहता है पानी में, कौन, ऑक्सीजन, वो बहुत ही कम घुला रहता है, स्लाइटली घुला रहता है। इसी वजह से वहाँ पे हम लोगों को पर्याप्त मात्रा में वायु नहीं मिल पाता है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से हम लोग वहाँ पर दम घुटने लगता है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि लोग वहाँ पे मर भी जाते हैं। इसके पीछे रीज़न यही होता है कि हम लोग को बॉडी के लिए सफिशिएंट हम लोग को चाहिए ऑक्सीजन, जो कि हम लोग को पानी के अंदर देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि जो ऑक्सीजन है भैया उसके अंदर पूरा घुला हुआ नहीं रहता, बहुत ही कम अमाउंट में वहाँ पे घुला हुआ रहता है, स्लाइटली घुला हुआ रहता है। वही चीज़ अगर हम लोग देख लेते हैं किसके साथ, तो हम लोग देख लेते हैं मछली वगैरह इस सब के बारे में, जो जलीय जीव रहते हैं। अब तुम लोग देखता होगा कि जो पानी होता है, क्या होता है, पानी। अब पानी में तुम्हारा जो जलीय जीव है वहाँ पे अच्छे तरीके से हम लोग जीवित रह पाते हैं। जैसे उन लोग को बाहर निकाल देते हो पानी के साथ, पानी के बाहर, तो हम लोग क्या होने लगते हैं, मरने लग जाते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या? तो इसके पीछे एकमात्र रीज़न ये है मेरे भाई कि जब हम लोग मछली वगैरह ये सब जब पानी में रहता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन के अमाउंट बहुत ही कम होता है, तो उन लोग उसी इन्वायरमेंट में उन लोग जीवित रह पाते हैं। जैसे उसे पानी से बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में तुम्हारा क्या है, ऑक्सीजन अवेलेबल है। तो उन लोग को ऑक्सीजन बढ़ जाने की वजह से उन लोग का दम क्या हो जाता है, घुटने लग जाता है। तो हर जीव को जीने के लिए भैया एक स्पेसिफिक कंडीशन होता है। जैसे कि हम लोग पानी भी नहीं जीवित रह सकेंगे क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में घुला हुआ नहीं रहता है हम लोग को, कौन, ऑक्सीजन। वही हम लोग को पृथ्वी में देखते हैं, बाहर की तरफ देखते हैं तो भैया बाहर तो हम लोग को पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है, इसी चलते अच्छा से हम लोग जी पाते हैं, श्वास ले पाते हैं। मछलियों के साथ उल्टा होता है, उन लोग को चाहिए कम अमाउंट में, जो कि पानी में अवेलेबल होता है, तो इसी चलते वहाँ पे आराम से उन लोग जी पाते हैं। और बाहर जैसे निकालते हैं उन लोग मरना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोग के पास बहुत ज़्यादा संख्या में क्या चल जाता है, ऑक्सीजन चला जाता है, जो कि उन लोग के लिए सेहत के लिए हानिकारक होता है, बस मर जाता है उन लोग। तो इसी प्रकार से अभी तक हम लोग बस ये समझे कि जब भी हम लोग बात करते हैं गैसेस के बारे में, तो जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तुम्हारा हाइड्रोजन वगैरह ये सब है, तो ये सारे गैसेस की अगर बात कर लेते हैं हम लोग कहाँ पे, तो अगर यदि हम लोग बात करते हैं पानी में कि कितना डिजॉल्व रहता है, तो ये सब बहुत ही कम अमाउंट में वहाँ पे डिजॉल्व हुए रहते हैं, ठीक है, बहुत ही स्लाइटली वहाँ पे सॉल्यूबल होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे चर्चा है कि द गैसेस सच एज O2, N2, H2 एक्सेट्रा आर स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, वेयर एज, जहाँ हम लोग देखते हैं कि द गैसेस लाइक अमोनिया, HCl एक्सेट्रा और हाईली सोल्यूबल इन वाटर। वहीं पे हम लोग जब देखते हैं जहाँ पे हम लोग देखो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, ये सारे गैसेस की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन मतलब वाटर में बहुत ही स्लाइटली सोल्यूबल होता है, बहुत ही कम अमाउंट में वहाँ पे सोल्यूबल होता है। वहीं पे हम लोग जब देखते हैं NH3 के बारे में, अमोनिया के बारे में जिक्र कर ले, हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मतलब कि HCl के बारे में हम लोग बात कर ले, किसके बारे में बात कर ले, HCl के बारे में बात कर ले, तो भैया वहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे ना तो HCl हो गया, NH3 हो गया, इस प्रकार के जितने भी गैसेस होते हैं ये सब हाईली सोल्यूबल देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा संख्या में हम लोग को वाटर के साथ सोल्यूबल देखने को मिलता है। इसके पीछे रीज़न क्या होता है? इसके पीछे रीज़न ये होता है, जैसे NH3 का हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो NH3 वाटर के साथ क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो वाटर और जैसे अमोनिया आता है एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के बाद उन लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है, एक दूसरे से बहुत ही हाईली कनेक्टेड हो जाते हैं। इसी वजह से जो अमोनिया है वो वाटर में अच्छा तरीक़ा से घुला हुआ रह जाता है, जो कि इस प्रकार का घटना हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। O2 हो जाए, N2 हो जाए, H2 हो जाए, इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स में, इस प्रकार के गैसेस में देखने को नहीं मिलता है।
यही वजह है कि हम लोग देखते हैं O2 का, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन गैसेस का, तो ये सब बहुत ही स्लाइटली घुला रहता है पानी के साथ। वही हम लोग अमोनिया गैस वगैरह सब का देखते हैं तो ये सब हाईली सोल्यूबल होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, The solubility of ammonia in water is due to the intermolecular hydrogen bonding between ammonia and water molecules। तो यह बहुत ही ज़्यादा हाईली सोल्यूबल होता है वाटर में। इसके पीछे रीज़न यही है कि वाटर और अमोनिया क्या बना लेते हैं, आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं। आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आया होगा, एक बार इसे नोट कर लेते हैं। देखो, तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं, जैसे कभी हम लोग देखें नेचर के बारे में, ठीक है, कि सर जैसे अमोनिया है ना, अमोनिया वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, अमोनिया वाटर में सॉल्यूबल हो जाता है बहुत ही अच्छे तरीके से। क्यों? क्योंकि वो सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है। समझते हैं हम लोग कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हम लोग वाटर की बात कर ले, किसकी बात कर ले, वाटर का, या फिर चलो अमोनिया की ही बात कर लेते हैं। तो ये हम लोग को क्या है, अमोनिया, ठीक है। अमोनिया में क्या होता है सर, 3 को हाइड्रोजन रहता है सर, ठीक है, हाँ सर, ठीक है। अब सर ये हम लोग को पानी के मॉलिक्यूल में जा रहा है, और पानी के मॉलिक्यूल में जा रहा है सर, तो कुछ हम लोग को इस प्रकार से दिखाई देता है कि ये सर वाटर 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 इस प्रकार से जाएगा, हाँ सर। इसके चारों तरफ हम लोग को इस प्रकार से हम लोग को दिखाई देगा कुछ कि हाँ सर पानी है, पानी है, पानी है। इधर भी दिखाई देगा सर, इधर भी हम लोग को पानी है, पानी है, पानी है, क्योंकि पानी में ही इसको डिजॉल्व कर रहे हो। देखो क्या होता है इसको, कभी भी तुम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फॉर्मेशन की बात करोगे ना, किसके बारे में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, इसके बारे में बात करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। हालांकि क्लास 11th में हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग, वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बहुत ही अच्छा तरीके से विस्तार से समझते हैं। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनता है, तो अगर हमारे पास 3 तरह का एलिमेंट तुम्हें दिखाई दे, कौन कौन, FON, जिसको हम लोग फ़ोन के नाम से जानते हैं, ये हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अगर यदि ये तीनों में से किसी भी एक के साथ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अगर आ रहा है, मतलब हाइड्रोजन एटम अगर आ रहा है, तो ये आपस में क्या करा लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करा लेते हैं। लेकिन कब, जब हम लोग को हाइड्रोजन ट्रैप हो जाए, कहाँ पे, तो 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में, चाहे वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में आ जाए, चाहे नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में आ जाए, चाहे फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में आ जाए, चाहे वो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच में आ जाए, फ्लोरीन और नाइट्रोजन के बीच में आ जाए, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में आ जाए, किसी भी, ये तीनों जो तुम्हारे पास दिख रहा है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये तीनों एलिमेंट में से किसी 2 एलिमेंट, चाहे वो खुद का हो जाए, मतलब किसी 2 एटम, चाहे वो खुद का हो जाए, चाहे अलग अलग, ये तीनों में से हो जाए, अगर वो दोनों एटम के बीच में अगर तुम्हारा हाइड्रोजन एटम प्रवेश कर जाता है, तो वह हाइड्रोजन और इन लोग के साथ क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे बात कर ले, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखना कि ये हाइड्रोजन कहाँ पे आ रहा है सर, ये हाइड्रोजन इधर नाइट्रोजन के साथ भी है, और ये हाइड्रोजन इधर ऑक्सीजन भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखो ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि सर नाइट्रोजन है, ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन भी क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसका वाला जो हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। उसी प्रकार से ये हाइड्रोजन के बारे में जिक्र कर लो, तो इधर भी ऑक्सीजन भी अवेलेबल है, तो ये ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में आ जा रहा है। यहाँ पर भी देखो हाइड्रोजन, इधर भी नाइट्रोजन, इधर ऑक्सीजन, तो ये 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में आ जा रहा है। तो समझ रहे हो कि इस नाइट्रोजन वाला जितना भी हाइड्रोजन है, उसको कितना स्ट्रांगली तरीका से ये वाटर का मॉलिक्यूल आपस में पकड़ के रखता है। तो भैया सभी तरीक़ा से उसको जकड़ के रखा है, तो क्या वो भाग पाएगा, मूव कर पाएगा, नहीं मूव कर पाएगा। इसी वजह से हम लोग देख पाते हैं कि जो अमोनिया है वो वाटर के अंदर बहुत ही अच्छा तरीक़ा से सॉल्यूबल हो पाता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का कमाल होता है, जिसे हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से हम लोग जानते हैं। तो उसी के बनने के कारण हम लोग को क्या होता है, तो ये स्ट्रांगली हम लोग को जुड़ पाता है। ये सब हम लोग को क्या बना रहा है सर, ये हम लोग को बता रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हम लोग को क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हम लोग को बॉन्ड होता है। तो देखो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ आपस में जकड़ के रह रहे भैया, तो ऑब्वियस सी बात उसी में घुला हुआ मिलेगा। हाँ सर, तो ये रीजन होता है हम लोगों को क्या चीज़, सॉल्यूबल होने का अमोनिया का वाटर में। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। तो हम लोग पहला फैक्टर्स देख लिए थे नेचर ऑफ गैसेस के, ठीक है, कि वो किस प्रकार का नेचर देखने को मिल रहा है। अब हम लोग दूसरा जो देखने जा रहे हैं वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर को बढ़ाने या घटाने से हम लोगों का सॉल्युबिलिटी में किस प्रकार का चेंजेस देखने को मिलता है। इसे भी एक प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन से बताएंगे, मतलब एग्जांपल से, जो तुम बहुत ही अच्छा से तुम उसको समझ पाओगे, उसे एक्सपीरियंस कर पाओगे। ठीक है, देखो टेम्परेचर को जब जब तुम बढ़ाओगे तो तुम्हारा सॉल्युबिलिटी क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। अगर कोई भी गैस को किसी लिक्विड में ज़्यादा अमाउंट में अगर तुम्हें घोलना है तो वो तभी घुल पाएगा जब उसका टेम्परेचर को तुम ठंडा कर दो।
अगर उसका टेम्परेचर को तुम बढ़ाओगे तो उसका सॉल्युबिलिटी क्या होने लगेगा, घटने लग जाएगा, मतलब वो सॉल्युबल होगा ही नहीं। इसका जीता जागता एग्जाम्पल तुम्हें बताते हैं, तुम लोग अच्छा तरीक़ा से समझ पाओ। आज का भी तुम न्यूज़ देख लो, हजारीबाग का अगर तुम न्यूज़ देखे होगे तो तुम हजारीबाग का झील का न्यूज़ सुन लो। वहाँ पे क्या है कि अभी तालाब में पानी भर जाने की वजह से मछलियाँ कहाँ आने लग गए हैं, ऊपर आने लग गए हैं, ऊपर आने लग गए हैं। अच्छा, मछली ऊपर क्यों आ गए? मछली ऊपर आ गए जिसकी वजह से क्विंटलों भर का पूरा मछली वहाँ से मार लिया गया है आज, ठीक है, हजारीबाग के लोगों के द्वारा। सब गया मछली उठा करके ले गया। अच्छा, मछली ऊपर आया क्यों? मछली आया क्यों? गर्मियों के दिन में तो ऐसा नहीं देखने को मिलता है। तो देखो, सिंपल सी बात यहाँ पे समझो कि जब हम लोग गर्मी का वक्त होता है, क्या होता है, गर्मी का वक्त, तो ऊपर से तो टेम्परेचर तुम्हें मिल रहा है, तो क्या होता है कि जैसे कोई भी तालाब की ही बात कर लो, तो तालाब का जो पानी होता है ना, ऊपर हीट हो जाता है, हीट हो जाता है भैया, तो वहाँ पे क्या होने लगता है, तो सॉल्युबिलिटी जो है, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन घुला हुआ है। क्या है? ऑक्सीजन घुला हुआ है। तो ऑक्सीजन का घुलने का जो अमाउंट है ना, वो हम लोग को क्या होने लगता है, घटने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हीट दिया गया, हीट दे दिया हो तो वहाँ पे गर्म हो गया, और गर्म जब होगा ना, वहाँ पे हीट जैसे बढ़ता चला जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, तो उसका सॉल्युबिलिटी क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर, समझ में आ रहा है। क्योंकि वहाँ पर जितना भी ऑक्सीजन रहेगा वो सीधा ऊपर जाने लगता है। तो सबसे पहली बात समझो कि अगर हम लोग तालाब का पानी हम लोग बात करते हैं, तो क्या तालाब का पानी पूरा नीचे तक तुम्हारा गर्म होता है? नहीं होता है सर। अगर हम लोग गर्मी के दिन में बात करते हैं तो ऊपर का पानी थोड़ा सा गर्म होता है, और नीचे अगर चले जाते हैं तो नीचे हम लोग को ठंडा देखने को मिलता है। तब देखो, मछली तो भैया पूरा तालाब में है, ठीक है, तो वो ऊपर भी रह सकता है, नीचे भी रह सकता है, बीच में भी रह सकता है, जहाँ उसके मन वहाँ पे रह सकता है। लेकिन सर गर्मी के दिन में ऊपर तो नहीं दिखाई देता है, वो तो नीचे दिखाई देता है। क्यों सर? क्योंकि देखो, टेम्परेचर तुम्हारा कहाँ लग रहा है, ऊपर सरफेस पे लग रहा है। पानी हीट कहाँ है, ऊपर है, तो ऊपर हीट है भैया, तो वहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी था ना तुम्हारा, ऑक्सीजन जो घुला हुआ था, वो तो वहाँ है ही नहीं। अब तुम ही बताओ, अगर पानी के ऊपरी सतह पे अगर तुम्हारा ऑक्सीजन ही गायब हो जाए, तो क्या बिना ऑक्सीजन का तुम्हारा मछली जी पाएगा क्या? सर ये तो पॉइंट वाला बात है सर। तो मछली कभी भी जीवित नहीं रह पाएगा। कहाँ पे? एक आध बार चला भी जाएगा, एक आध सेकेंड के लिए, 2 सेकेंड के लिए ऊपर चला भी जाएगा, लेकिन भैया वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की अमाउंट बहुत कम है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो उसका सॉल्युबिलिटी न के मात्रा है। तो भैया वहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ही कम घुला हुआ है, घुला भी है तो बहुत कम घुला हुआ है, जो कि उतना कम अमाउंट में वो जी नहीं सकेगा। यही वजह है कि मछली ऊपर जैसे आता है तो उसको ऑक्सीजन की कमी मिलता है, तो वो वहाँ पे क्यों जी पाएगा? अरे भैया, जहाँ हमें घुटन महसूस होते रहेगा, वहाँ पे क्यों हम सर्वाइव करना चाहेंगे, वहाँ पे रहना क्यों चाहेंगे? तो इसी वजह से वो मछली क्या होता है, ऊपर नहीं रह करके वो कहाँ चला जाता है, नीचे के सरफेस में चला जाता है, मतलब नीचे की सतह पे चला जाता है। वो ऊपर तुम गर्मी के दिन में देख ही नहीं सकते हो कि ऊपर मछली तैरता मिले। वो कहाँ मिलेगा तुम्हें? अंदर ही देखने को मिलेगा, पानी के अंदर। क्यों? अरे एक आध बार तुम देख लिया अलग बात है, ठीक है, कि तुम लोग मूव करते रहता तो कभी ऊपर दिख गया, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम तुम देखो ऊपर नहीं मिलेगी, वो सब कहाँ मिलेगा, तो नीचे ही मिलेगा मछली सब। क्यों? क्योंकि नीचे टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम है तो तुम्हारा ऑक्सीजन की पूर्ति वहाँ पे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सॉल्युबिलिटी बढ़ गया होगा। अभी हम लोग समझे कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, घटता है। तो ऊपर टेम्परेचर हाई है, तो ऊपर तो सॉल्युबिलिटी कम है, तो ऊपर नहीं जी पाएगा उन लोग। नीचे जाओगे तो नीचे तुम्हारा क्या है, वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है वो तो ठंडा पड़ा हुआ है, क्योंकि नीचे तक तो पूरा नहीं गर्म हो पाता है। तो नीचे गर्म नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब सर नीचे ठंडा है, तो नीचे ठंडा है तो उसका सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, मतलब ऑक्सीजन की पूर्ति ज़्यादा है वहाँ पे, तो आराम से उन लोग सर्वाइव कर लेता है। इसी चलते उन लोग नीचे से ऊपर आना ही नहीं चाहता है। वही हम लोग देखते हैं बरसात के टाइम में। बरसात के टाइम में क्या होता है, जैसे आज का ही न्यूज़ देख लो तुम लोग, हजारीबाग झील का, यहाँ पे क्विंटलों भर का मछली उठा करके ले गया हजारीबाग झील से, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो अभी ठंड का मौसम है, लगातार बारिश हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर जो है ना, वो टेम्परेचर ऊपर है ही नहीं, ज़्यादा लग ही नहीं रहा है, ठंडा है वहाँ पे, ठंडा भैया, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है। नीचे के कंपेयर में तुम्हारा ऑक्सीजन की अमाउंट कहाँ है, ऊपर ज़्यादा है, तो क्या मछली नीचे रहेगा कि ऊपर जाएगा? अरे भैया, जहाँ पे ज़्यादा पूर्ति होगा उसे वहीं पे तो वो जाना चाहेगा। तो नीचे की सतह के तुलना में ऊपरी सतह जो है वहाँ पे ऑक्सीजन की पूर्ति बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो ठंड की वजह से वहाँ पे क्या है, तुम्हारा सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन का ज़्यादा है, मतलब ऑक्सीजन की अमाउंट वहाँ पे ज़्यादा है। तो उन लोग जाता है कहाँ पे, ऑक्सीजन जहाँ ज़्यादा रहेगा वहाँ पे जीना चाहता है, तो ऊपर जा कर के उन लोग सर्वाइव करते रहता है। इसी चलते तुम लोग नॉर्मली देखते हैं बरसात के दिन में कि उन लोग कहाँ पे रहता है, ऊपर ही तैरते मिलता है। तो वही कांड हुआ यहाँ पे, क्या आज बरसात हुआ था, अभी लगातार बारिश हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन की मात्रा ऊपर बढ़ गया भैया, तो उन लोग क्या हो गया, ऊपरी सतह पे ही तैर रहा है, उन लोग निकल करके देख रहे हैं उन लोग। तो इसी चलते आराम हो गया लोगों के लिए, तुरंत गया मछली पकड़ लिया उन लोग, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे समझ पाए हैं कि अगर टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, घट जाता है, ऑक्सीजन के अमाउंट, जो भी गैस वहाँ पे डिजॉल्व है वो डिजॉल्व होना
नहीं चाहेगा वहाँ पे, ठीक है, वो उड़ना स्टार्ट कर देगा। तो इसी प्रकार से हम लोग समझ गए कि टेम्परेचर को बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी घटेगा, टेम्परेचर घटाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा गैसेस के ऊपर। तो हम लोग बोलेंगे कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो यहाँ से हम लोग एक बात डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि सर ये जो टेम्परेचर है ना, या फिर ऐसे बोल देते हैं कि सर सॉल्युबिलिटी, क्या लिखोगे, सॉल्युबिलिटी, ये जो सॉल्युबिलिटी है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, टेम्परेचर का। किसका होता है, टेम्परेचर का। हम लोग आराम से बोल सकते हैं कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी घटेगा, टेम्परेचर को घटाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। आई थिंक कि तुम लोग भी समझ पाए होगे, अच्छा एग्जाम्पल दिए, तुम लोग समझ भी गया होगा। चलो अब हम लोग समझते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर का कहानी क्या होता है कि अगर तुम जैसे मान के चलो तुम कोई भी, देखो सिंपल सी बात क्या होता है, जैसे कोको कोला वगैरह सब जितना भी तुम पीते हो ना जी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो उसमें क्या होता है, गैसेस की अमाउंट बहुत ज़्यादा तुम्हारा वहाँ पे डिजॉल्व किया हुआ रहता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, जो घुल नहीं सकता था भैया उसको ज़बरदस्ती वहाँ पे घुलाया जाता है। इसीलिए तुम लोग देखता होगा कि कोई भी हम लोग जितना भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होता है उसको अचानक से खोलते हैं, थोड़ा सा भी हिल जाता है तो उसको जैसे खोलते तुरंत वो कहाँ चलता है, विस्फोट होने जैसा बाहर निकल जाता है। तुम लोग भी बच्चा में बहुत कुछ किया होगा वैसे करके, ठीक है, हिलाया होगा तुरंत उसको खोला होगा तुरंत बाहर फेंक देता है कि नहीं। तो इस प्रकार से क्या होगा, तो हम लोग आखिर वो चीज़ होता क्यों है, इसलिए होता है ना भैया कि वहाँ पे इतना ज़्यादा उसको प्रेशर दे दिया जाता है ना कि वो ज़बरदस्ती पूरा घुल जाता है वहाँ पर। तो हम लोग को आखिर प्रेशर क्यों दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है कि वहाँ पे जितना भी हम लोग का गैसेस होता है वो डिजॉल्व होना ही नहीं चाहता है। और भैया उसको डिजॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सर उसको डिजॉल्व करने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, उसमें प्रेशर इतना ज़्यादा लगा दिया जाता है, इतना ज़्यादा प्रेशर डाल दिया जाता है कि ज़बरदस्ती जितना भी तुम्हारा गैसेस है वो उसमें जा करके डिजॉल्व हो जाता है। क्यों, क्योंकि जब प्रेशर हम लोग लगाते हैं ना तो उसका जो मॉलिक्यूल होता है वो लिक्विड के सरफेस पे जा करके पूरा सट जाता है। क्योंकि देखो अभी मान के चलो, देखो इसको एग्जाम्पल तौर पर अगर तुम्हें अच्छा से सीखना है तो देखो कैसे सिखा सकेंगे। ये चीज़ लिख लोगे, अरे ये चीज़ तो स्ट्रक्चर तुम बना लोगे, हम साइड हो गया, इसको लिख लो, इसको बना लोगे, क्योंकि इधर हम फिगर बना देते हैं, ठीक है। चलो अब इसका हम फिगर बना के बता देते हैं सॉल्युबिलिटी का कहानी कि प्रेशर बढ़ाने से हम लोग को किस प्रकार का चेंजेस दिखता है। जैसे मान के चलो ये कंटेनर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, देखो थोड़ा सा विजिबल कर सको, तुम लोग समझ सको। ये देखो, ठीक है, ये हमारा गैस मतलब लिक्विड, ठीक है, ये हमारा लिक्विड और यहाँ पर हमारा है गैस। इस प्रकार, ठीक है, हाँ सर। अब यहाँ पर जो अभी प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर तो तुम्हारा 1 atm लग रहा है, हाँ सर 1 atm लग रहा है। अब जैसे तुम यहाँ पे प्रेशर को तुम बढ़ा दोगे, तो प्रेशर अगर तुम बढ़ा दोगे, मान के चलो यहाँ पे कोई वजन ही रख दो, मान के चलो यहाँ पे कोई हम लोग रख दिए, इसका वजन है तुम्हारा 1 kg, कितना है, 1 kg वजन है, ठीक है। अब यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो कि इतना तुम बढ़ा ही दियो यहाँ पर कि अब यहाँ पे देखो तुम मास जो रख दियो ये बहुत ज़्यादा रख दियो, 3-4 को यहाँ पे रख दियो, मतलब 1 kg का रखो, ऑब्वियस सी बात है 4 kg हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो प्रेशर बहुत ज़्यादा लग गया है। तो अब होता क्या है कि तुम्हारा जो लिक्विड है भैया, लिक्विड तो उतना ही है, अरे लिक्विड तो तुम्हारा जितना लिया था उतना तो है ही। अब ये जो वाटर, ये जो गैस का मॉलिक्यूल जो इतना फैला हुआ था वो फैला हुआ नहीं है, जैसे इसको सटा देते हो, इसको दबा देते हो, दबाने के बाद क्या हो जाता है, इसका गैस का जो मॉलिक्यूल है ना वो इतना करीब आ जाता है, पानी का इतना करीब आ जाता है कि वो ज़बरदस्ती इसमें क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। तो यहीं से हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो जैसे पिस्टन को हम लोग नीचे करने के बाद हम लोग को क्या हो गया, प्रेशर हम लोग यहाँ पे बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया तो उसका जो वाटर का मॉलिक्यूल मतलब उसका जो गैस का मॉलिक्यूल था वो लिक्विड के बहुत ही पास आ जाते हैं, तो वहाँ पे भैया समझ ही सकते हो वहाँ पे डायपोल तो हो ही रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, उन लोग का इंट्रैक्शन होता है तो वहाँ पे जल्दी ही उन लोग क्या कर लेते हैं, आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, जबरदस्ती उसको सटा दिया गया ना तो वहाँ पे चिपक जाता है भैया, इसी चलते वहाँ पे जल्दी डिजॉल्व हो पाता है। तो हम लोग को क्या समझ में आता है कि कभी भी अगर वाटर में अगर गैसेस को डिजॉल्व करना है तो उसमें प्रेशर को बढ़ा दो, प्रेशर को बढ़ा दोगे वो जल्दी ही डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, उसका डिजॉल्व हम लोग को घट जाएगा, ठीक है। चलो लिख लो यहाँ तक। अगर यहाँ पे लिखना भी चाहोगे तो यहाँ पे क्या लिख दो कि इसका प्रेशर हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर P1 और इसका प्रेशर को मान लेते हैं क्या चीज़, P2। तो हम लोग ऑब्वियस सी बात समझ रहे हैं कि सर P2 हम लोग को ग्रेटर दैन है किससे, P1 से, ठीक है, हाँ सर समझ गए, P2 है हम लोग को ग्रेटर दैन है P1 से। तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो सर, यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, क्या समझोगे, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेस
अरे वही तो हो रहा है ना कि यहाँ पे हम लोग को फैला हुआ था, पर यूनिट वॉल्यूम देखोगे तो एकाग दो को दिखेगा, और यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम में देखोगे तो वहाँ पे बहुत संख्या में तुम्हारा क्या है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है या फिर जो भी गैसेस मिलाया होगा उसकी संख्या तो हम लोग को बहुत ज़्यादा वहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि पिस्टन जैसे दबाएं उसका प्रेशर बढ़ गया तो जितना भी मॉलिक्यूल था वो सामने सामने आ गया। तो थोड़ा सा एरिया में देखोगे, थोड़ा सा वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा तुम्हारा क्या दिखाई देगा, तो सर मॉलिक्यूल्स दिखाई देंगे गैसेस का। तो इस वजह से भैया यहाँ पे देख रहे हैं नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो जा रहा है। इसी चलते हम लोग बोलेंगे क्या कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस में हम लोग क्या हो जाएगा, लिक्विड में इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड इंक्रीजेस। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक। तो यही कहानी है भैया, ये हम लोग को क्या है P2 है, ये हम लोग को क्या शो कर रहा है, P1 शो कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग समझ गए कि जो प्रेशर है P2 ज़्यादा है P1 से, तो इसी चलते हम लोग बोल दिए कि नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। इसी वजह से हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा था, इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है, तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसको भी हम लोग बोलचाल की भाषा में हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि सर जो हम लोग को सॉल्युबिलिटी होता है ना, क्या होता है, सॉल्युबिलिटी जो है सर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका, प्रेशर का। किसका हो जाएगा, प्रेशर का। मतलब अभी तक हम लोग क्या क्या समझे, तो सर हम लोग डायरेक्ट समझे कि टेम्परेचर को अगर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगा, और प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। चलो इसे नोट कर लो, फिर हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। चलो अब सबसे अंतिम पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। लास्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है हेनरी लॉ। इसी के लिए हम लोग सॉल्युबिलिटी को जाने थे, समझे, ठीक है, क्योंकि इसमें बेसिकली हम लोग सॉल्युबिलिटी का ही काम पढ़ने वाला है। अब हम लोग देखते हैं कि हेनरीज लॉ क्या होता है, हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट क्या है, हेनरीज लॉ में क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। ठीक है, देखो हेनरीज लॉ में क्या क्या लिखा हुआ है, तो एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट एबव द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर की बात कर ले, उस पर अगर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को अगर पता करना चाहोगे कि उस लिक्विड में कितना हम लोग को घुला हुआ है, तो वो भाई उतना ही घुला हुआ होगा उस लिक्विड के सरफेस पे या फिर उस सॉल्यूशन का सरफेस पे जितना तुम क्या करोगे, प्रेशर लगाओगे। मतलब जितना पार्शियल प्रेशर जो होगा गैस का, उतना ही वो सॉल्यूबल हुआ होगा लिक्विड के सरफेस पे या फिर सॉल्यूशन के सरफेस। वही लिखा हुआ है कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है लिक्विड में एट अ गिवन टेम्परेचर पे, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है, तो क्या होगा, तो इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन। कि लिक्विड के सरफेस या फिर लिक्विड सॉल्यूशन के सरफेस पे जितना पार्शियल प्रेशर लगा हुआ रहेगा किसका, गैस का, उतना ही वो सॉल्यूबल होगा उस गिवन सॉल्यूशन में। ठीक है, तो यही हम लोग को कहलाता था सॉल्युबिलिटी वाला, जो कहानी में पहले भी पढ़ चुके हैं सॉल्युबिलिटी वाला। तो जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ाओगे उतना ज़्यादा हम लोग को सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा गैस का। तो वही चीज़ लिख ही दिया था यहाँ पर कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर जितना हम लोग को सॉल्युबिलिटी होगा गैस का लिक्विड में, वो उतना ही होगा जितना वहाँ पे हम लोग को लैंग्वेज में जो बदल रहे हो तो लैंग्वेज में बदल लिख दिया यहाँ पर कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। कि जितना पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस होगा उसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तुम्हारा क्या, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। कि जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ाओगे उतना जल्दी तुम्हारा क्या होगा, उसका सॉल्युबिलिटी भी बढ़ता हुआ चलेगा। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट के बेस पे हम लोग क्या समझ पाएँ कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है जी, प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगा गैस का। ठीक है, लिक्विड में। आगे फिर है कि इफ वी यूज द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन दिस सॉल्यूशन एज अ मेजर ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी। अगर यदि हम लोग यूज करते हैं मोल फ्रैक्शन का, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस क्या करने के लिए, तो मेजर करने के लिए कि उसका सॉल्युबिलिटी कितना है उस गिवन सॉल्यूशन में, तो इसके लिए फिर हम लोग का स्टेटमेंट क्या हो जाता है कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। कहने का मतलब क्या है कि अभी तक हम लोग समझे हुए थे कि सॉल्युबिलिटी कितना है उस गिवन सॉल्यूशन में या फिर गिवन लिक्विड में, तो सर वो उतना ही गिवन, मतलब उतना ही हम लोग को सॉल्युबल हो पाएगा जितना उसका पार्शियल प्रेशर को बढ़ाओगे। मतलब उसका प्रोपोर्शनल हम लोग लिखते थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। अब ये प्रेशर को अगर यदि हम लोग एक्सचेंज करना चाहे किस रूप में, किस रूप में, तो अगर यदि यहाँ पे ये जो सॉल्युबिलिटी हम लोग निकाल रहे थे, सॉल्युबिलिटी गिवन सॉल्यूशन में कि उस गैस का
कितना सॉल्यूबल है उस गिवन सॉल्यूशन में। तो अगर यदि हम लोग इस गैस का मोल फ्रैक्शन का अगर यूज करेंगे तब आखिर हम लोग कैसे सॉल्युबिलिटी को जांच कर पाएंगे कि कितना वहाँ पे सॉल्यूबल है। तो हम लोग बोलते हैं कि जो गैस का जो सॉल्यूशन में जो गैस का मोल फ्रैक्शन रहा होगा, जो मोल फ्रैक्शन रहा होगा गैस का सॉल्यूशन में, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है उसका पार्शियल प्रेशर। जो गैस का पार्शियल प्रेशर होगा, जैसे अभी तक हम लोग क्या समझे कि सर उसका सॉल्युबिलिटी उतना ही घुला हुआ रहेगा जितना प्रेशर लगाएंगे। अब बात ये हो गया कि प्रेशर कितना लगाया जाएगा, ये हम लोग कैसे पता कर पाएंगे। तो भैया ये इसके लिए बताया गया है कि जितना सॉल्यूशन में तुम्हारा रहेगा क्या चीज़, उस गैस का मोल फ्रैक्शन, उसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फिर कौन हो जाएगा, तुम्हारा प्रेशर। तो एक दूसरे को रिलेट कर रहे, सॉल्युबिलिटी और प्रेशर का पहले जाने कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब प्रेशर का हम लोग समझ रहे कि प्रेशर आखिर कितना वहाँ पे लगाया जा रहा होगा या फिर कितना उसका होगा। तो भैया जितना मोल फ्रैक्शन होगा ना उस गैस का तुम्हारे लिक्विड में, तुम्हारा सॉल्यूशन में, तो उसी का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा तुम्हारा प्रेशर। तो वही चीज़ लिख दिया है कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द लिक्विड या फिर इन द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर का। क्लियर है। यहाँ समझे थे कि सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर का, यहाँ समझे कि मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर का। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये दोनों को मर्ज करके, ये सॉल्युबिलिटी और प्रेशर का और प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का, क्योंकि यहाँ पे समझ सकते हैं कि सर ये जो सॉल्युबिलिटी है ना, ये सॉल्युबिलिटी कुछ हम लोग को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पे प्रेशर बोल रहा था और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, मोल फ्रैक्शन का। तो कुल मिलाकर के हम लोग ये बोल सकते हैं कि सर यहाँ से हम लोग प्रेशर ये इससे रिलेशन रख रहा है, मतलब प्रेशर जितना बढ़ाएंगे सर उतना हम लोग को सॉल्युबिलिटी है, मतलब सर सॉल्युबिलिटी कितना होगा उस सॉल्यूशन में जितना प्रेशर बढ़ाएंगे, और कितना प्रेशर बढ़ाएंगे जितना उसके पास मोल फ्रैक्शन होगा। तो मोल फ्रैक्शन एक तरह से हम लोग को बता रहा है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस कि उसमें कितना सॉल्यूबल होगा। तो कुल मिलाकर हम लोग समझे कि प्रेशर को बढ़ाओगे तो तुम्हारा सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगा, मतलब प्रेशर को बढ़ाओगे तो तुम्हारा मोल फ्रैक्शन भी वहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, मोल फ्रैक्शन उतना ही रहेगा जितना तुम्हारा क्या रहेगा, प्रेशर वहाँ पे लगाया हुआ रहेगा। ये फिर ऐसे बोल सकते हो प्रेशर उतना ही लगेगा जितना वहाँ पे मोल फ्रैक्शन वहाँ पे उसका अवेलेबल रहेगा। तो यहाँ से ये दोनों को मर्ज करने के बाद हम लोग का पूरा हेनरीज लॉ यूज होता है, हेनरी लॉ का स्टेटमेंट होता है जो दोनों को मर्ज करने के बाद, जिसको मोस्ट कॉमनली हम लोग यूज करते हैं हेनरीज लॉ के लिए। तो वो क्या है, तो देखो द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ हेनरीज लॉ स्टेट्स दैट, क्या बोला है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज P is proportional to the mole fraction of the gas in the solution। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर दिए, मर्ज कर दिए। तो मर्ज करने के बाद अब इसी से हम लोग का स्टेटमेंट निकाले। स्टेटमेंट क्या निकाले कि जो पार्शियल जो प्रेशर जो गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका, तो गैस का मोल फ्रैक्शन का जो सॉल्यूशन में अवेलेबल होगा। तो वही हम लोग लिखेंगे द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ हेनरीज लॉ स्टेट्स दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज P is proportional to the mole fraction of the gas X in the solution। एक बार इतना लिख लो, उसके बाद हम लोग आगे की और भी जानकारी लेंगे। तो यहीं से हम लोग क्या समझ गए कि जो पार्शियल जो प्रेशर है सर गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड का। ठीक है, तो ये इतना पूरा स्टेटमेंट को लिख लो। इसलिए भी ध्यान रखना है कि प्रेशर जितना बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, प्रेशर और मोल फ्रैक्शन भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है, यहाँ तक लिख लो, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे और यहाँ से हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। एक बार लिख लो इतना, उसके बाद आगे फिर से हम लोग चर्चा करेंगे। चलो अब कुछ पॉइंट है उसे ध्यान में रखना। ठीक है, जैसे कि अभी तक हम लोग क्या देखे कि सर जो पार्शियल प्रेशर जो होता है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड का। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं। अब देखो प्रोपोर्शनैलिटी जब जब हटता है तब तक एक कांस्टेंट आता है, हाँ सर बिल्कुल आता है। यही प्रोपोर्शनैलिटी को साइन को हटाएंगे तो हटाने के बाद एक कांस्टेंट आता है जो आता है KH। अब ये KH क्या हो जाता है सर, KH हम लोग को कहलाता है हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो कभी हम लोग हेनरी लॉ पढ़ रहे थे तो उसका कांस्टेंट को ही क्या बोलते हैं, हेनरीज लॉ कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग का जो मेन फॉर्मूला बना है अभी तक ये हम लोग को ये बना है। ठीक है, इसी के बेसिस पे अभी बहुत सारा न्यूमेरिकल भी करेंगे, अच्छा लगेगा, ध्यान से सुनते चलना। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या क्या समझे हैं वो पूरा फिर से एक बार रिकॉल कर दे। तो हम लोग देखें क्या कि सर जो सॉल्युबिलिटी होता है ना, क्या देखें हम लोग सॉल्युबिलिटी। तो सर ये जो सॉल्युबिलिटी होता है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जितना हम लोग को वहाँ पे प्रेशर लगाया जाता है, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, हाँ सर। अब ये जो पार्शियल प्रेशर होता है सर ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस का ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो हम लोग को क्या आ जाता है, KH आ जाता है, इंटू में हो गया मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो यही हम लोग को फॉर्मूला अभी तक हम लोग पढ़े हुए। ठीक है, हाँ सर। इससे क्या समझे कि प्रेशर बढ़ाते सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। ठीक है सर, और प्रेशर उतना ही लगेगा जितना उसके पास क्या रहेगा हम लोग को मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, तो
तो अब यहाँ पे रिलेशन पता चल गया, प्रोपोर्शनल हटा यहाँ पे क्या आ गया, के एच आ गया, जिसे हम लोग हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोग यहाँ पे चर्चा की। अब थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं, के एच के बारे में, हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट के बारे में हम लोग थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। क्योंकि देखो प्रेशर के बारे में हम लोग समझ चुके हैं, ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, अभी हम लोग को क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। तो मोल फ्रैक्शन भी निकालना जानते हो, पार्शियल प्रेशर भी है। अब ये क्या है हम लोग को, के एच। तो के एच सर हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट, इसके बारे में थोड़ा सा और जिक्र कर लेते हैं। देखो हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट के बारे में पहला पॉइंट क्या है कि डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट के एच वैल्यू एट अ सेम टेम्परेचर। अब देखो हम लोग जैसे मान के चलते हैं कोई भी गैस का, चाहे तुम अमोनिया ले लो, ऑक्सीजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, हाइड्रोजन ले लो, जिस प्रकार का नेचर का तुम्हारा गैस रहेगा उसके अलग अलग हम लोग को वैल्यू देखने को मिलेगा के एच का। ठीक है, हाँ सर, पार्शियल प्रेशर के बारे में हम लोग खेल चुके हैं बहुत पहले, मोल फ्रैक्शन के बारे में भी खेल चुके हैं। अभी हम लोग को प्रॉब्लम क्या हो रहा है, के एच के बारे में। तो के एच के बारे में घबराना नहीं है, ये चीज़ हम लोग को गिवन रहता है क्वेश्चंस में। ठीक है, तो के एच का वैल्यू क्या होता है, क्या हर लिक्विड के लिए, मतलब हर गैसेस के लिए सेम होगा? नहीं, हर गैसेस के लिए अलग अलग के एच का वैल्यू होता है। ठीक है, तो वही पहला पॉइंट में लिखा हुआ है कि डिफरेंट गैस रहेगा तो उसके पास डिफरेंट के एच का वैल्यू भी देखने को मिलेगा। ठीक है सर, पहला पॉइंट समझ गए। दूसरा पॉइंट देखो, दिस सजेस्ट दैट KH इज अ फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ द गैस। ये जो KH का वैल्यू है ये हम लोग को नेचर ऑफ द गैस के बारे में हम लोग को बताता है। क्लियर है? आता है, चलो कि क्या उसका फंक्शन है, उसका नेचर ऑफ गैस के बारे में। तीसरा हम लोग देखने जा रहे हैं कि हायर द KH वैल्यू, अगर यदि हम लोग को हायर वैल्यू रहेगा KH का एट अ गिवन प्रेशर, द लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड। कहने का मतलब है अगर यदि हम लोग को हायर वैल्यू ऑफ KH देखने को मिल गया, KH का वैल्यू अगर ज़्यादा देखने को मिला, तो हम लोग समझ जाएंगे कि उसके पास जो सॉल्युबिलिटी है ना गैस का, वो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसका कहने का मतलब तुम क्या समझ पा रहे हो? तो सर यहाँ से हम लोग समझ यही पा रहे हैं कि अगर यदि हम लोग KH का वैल्यू को इंक्रीज किए तो हम लोग को सर ये जो सॉल्युबिलिटी है, क्या है, सॉल्युबिलिटी, वो सॉल्युबिलिटी हम लोग को क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हम लोग अभी तक यही समझ पाए? हाँ सर, यही समझ पाए कि हायर द वैल्यू ऑफ KH, मतलब KH का वैल्यू अगर बढ़ा एट अ गिवन प्रेशर, तो द लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड। तो अगर यदि हम लोग KH का वैल्यू बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगा, घट जाएगा लिक्विड में। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर, मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि KH और सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्या ये चीज़ बोल सकते हैं साफ साफ? हाँ सर, कह सकते हैं। आगे देखो, KH वैल्यू इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब अगर यदि हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हम लोग को KH का वैल्यू भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। हम लोग सॉल्युबिलिटी का कहानी याद रखो कि हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते थे तो सॉल्युबिलिटी क्या होता था, घटता था। घटता था? हाँ सर, घटता था। टेम्परेचर बढ़ाते थे, सॉल्युबिलिटी घटता था। और अभी जस्ट देखे सॉल्युबिलिटी और KH का वैल्यू क्या देख रहे हो सर, KH बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी घटता है। और हम लोग देखें कि KH सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का, मतलब टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो KH बढ़ेगा, और KH बढ़ेगा भैया सॉल्युबिलिटी घटेगा। तो सॉल्युबिलिटी कैसे घट रहा है सर, टेम्परेचर से। मतलब KH और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी बात करो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या फिर तुम बोल सकते हो कि KH और सॉल्युबिलिटी की बात करो तब भी तुम्हारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो अभी यहाँ से समझ में आ गया कि सर सॉल्युबिलिटी है सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लोग को क्या होता है, प्रेशर का खाली होता है। जैसे टेम्परेचर लगाते हैं तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे भैया सॉल्युबिलिटी घट जाएगा। वही हम लोग KH की बात कर रहे थे, तो KH क्या हो रहा है कि KH का वैल्यू बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो KH का वैल्यू बढ़ेगा, और KH का वैल्यू बढ़ा तो फिर से समझ गया कि सर उसका जो सॉल्युबिलिटी होगा तो घटेगा ही घटेगा। हाँ सर, इतना समझ में आ गया। आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे देखो KH वैल्यू इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर इंडिकेटिंग दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस विथ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। कि टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर KH का वैल्यू हम लोग बढ़ जाएगा भैया तो वो तो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी चलते हम लोग बोलेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KH का वैल्यू बढ़ेगा लेकिन सॉल्युबिलिटी घट जाएगा। इसी चलते सॉल्युबिलिटी को अगर बढ़ाना है भैया तो टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, कोल्ड करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा। यही कारण है, देखो दैट्स वाई एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर दैन इन वार्म वाटर। तो वही चीज़ है कि जितने भी जलीय जीव होते हैं वो सारे ठंडे पानी में आराम से सर्वाइव कर लेते हैं, कंफर्टेबल महसूस करते हैं किसकी तुलना में, गर्म पानी के तुलना में। रीजन भी बता दिए थे उसी समय सॉल्युबिलिटी का कि जैसे हीट होता है ना भैया उसका सॉल्युबिलिटी घट जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगा तो वो लोग बहुत ही वहाँ पे
सफोकेशन वहाँ पे फेस करने लग जाएगा, बहुत ही वहाँ पे मतलब अनकंफर्टेबल हो जाएगा उन लोग, ठीक है। मतलब वहाँ पे यार उन लोग सर्वाइव करना ही नहीं चाहेगा, ठीक है। तो उन लोग को वहाँ पे कंफर्टेबल लगेगा जहाँ पे हम लोग को ठंडा पानी रहे, इसका मतलब सर वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा रहे। आई थिंक समझ में आ जाएगा। तो ये पूरे चर्चा का देखो, अब तुम्हारा न्यूमेरिकल पोर्शन क्या क्या याद रखना है सो, क्योंकि यहाँ से तुम्हें फंसाएगा, ठीक है, फंसाएगा। ये सबसे पहले तो पहला पॉइंट देख लीजिए, केएच का वैल्यू सबके लिए अलग अलग होगा गैसेस के लिए, जो कि गिवन भी रहेगा, ठीक है। हम लोग क्या क्या देखे अभी तक कि सर हम लोग देखे कि जो प्रेशर है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी का, या फिर सॉल्युबिलिटी बोल सकते हो कि हाँ सर ये प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पहला पॉइंट, ठीक है। देखो याद करने योग्य बात, ठीक है। दूसरी बात हम लोग ये देखे सर कि जो सॉल्युबिलिटी है सर, क्या देखे, सॉल्युबिलिटी, ये हम लोग को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, टेम्परेचर का। क्या ये चीज़ तुम लोग याद रखोगे? हाँ सर ये भी बात याद रख लेंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट हम लोग क्या देखे सर, तीसरा पॉइंट ये देखे कि जो हम लोग पार्शियल प्रेशर जो होगा गैस का, ये हम लोग को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस का इन लिक्विड का, ठीक है। और यहीं से हटता है जो हम लोग ये फॉर्मूला बनता है। हाँ सर ये भी समझ गए, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम लोग रिलेशन क्या देखे, चौथा पॉइंट हम लोग देखे किसका, सॉल्युबिलिटी और केएच के बीच में। तो सर अगर यदि हम लोग यहाँ पे देखें सॉल्युबिलिटी का कहानी, इसके बाद देखें सॉल्युबिलिटी का, तो सर ये सॉल्युबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, केएच का वैल्यू, मतलब हेनरीज लॉ कांस्टेंट के उसका, ठीक है। उसके बाद हम लोग और क्या क्या देखें, तो सर हम लोग देखें पांचवा पॉइंट कि अगर यदि हम लोग बात करते हैं केएच का, तो केएच हम लोग को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, टेम्परेचर का। क्या ये भी कहानी देखे? हाँ सर ये भी कहानी देखे। छठा पॉइंट की अगर बात करें तो हम लोग क्या देखे सर, हम लोग यहाँ पे छठा पॉइंट देखे, सॉल्युबिलिटी वगैरह सब कुछ कहानी देख लिए, टेम्परेचर का भी तो देख ही लिए थे सॉल्युबिलिटी, बस तो इतना ही तो हम लोग पॉइंट ही देखे, ठीक है। और लास्ट फार्मूला हम लोग देख लिए क्या चीज़, तो सर हम लोग को प्रेशर ऑफ गैस हो गया यहाँ पर, ये इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया केएच, और इनटू यहाँ पर हो गया हम लोग को क्या चीज़ सर, यहाँ पे हो गया मोल फ्रैक्शन, क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। बस इतना ही सर था फॉर्मूला हम लोग देखे। 6 पॉइंट देखे, 6 पॉइंट में हम लोग पूरा खत्म हो गया, ठीक है। केएच का वैल्यू ज़्यादा, सॉल्युबिलिटी घट गया। अब चलो इससे रिलेटेड हम लोग सवाल कर देते हैं, क्योंकि सवाल जब तक नहीं करोगे तब तक सॉल्युबिलिटी और हेनरीज लॉ पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, अधूरा रह जाएगा, समझ नहीं आएगा कि इसको यूज कैसे करना था, ठीक है। तो इतना पहले लिख लो आराम आराम से, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। चलो लिख लो इतना। चलो इससे रिलेटेड हम लोग सवाल भी कर लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस प्रकार का सवाल पूछा जाता है, ठीक है। हम लोग का सवाल क्या है देख लो, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ द सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन, बोल क्या रहा है, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग द सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता है क्या, इंक्रीज करने से। एक करके देखते हैं सॉल्युबिलिटी किससे हम लोग इंक्रीज होगा भाई, तो हम लोग पहला देख रहे हैं टेम्परेचर से। अरे भैया तुम तो पहले ही समझ चुका है कि सर अगर हम लोग देखते हैं सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर का, तो ये सर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था, ये होता था, ठीक है। इसका मतलब तो ये गलत बात बोल रहा है। प्रेशर, हाँ सर प्रेशर तो इंक्रीज होता है कि सर सॉल्युबिलिटी हम लोग को प्रेशर बढ़ाने से हम लोग को क्या होता है, इंक्रीज होता है, बिल्कुल। तो हम लोग को क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और दोनों तो हो ही नहीं सकता है, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, तो क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। देखो इस प्रकार का जो रिलेशन अभी बताए थे ना, चारों पाँचों एक जगह करके, उसी सवाल पूछता है, ठीक है। चलते हैं इस क्वेश्चन को। बोला है कि इनकरेक्ट ऑप्शन, इनमें से कौन है जो इनकरेक्ट है, मतलब गलत वाला सिलेक्ट करना है। हम लोग को क्या बोला है कि KH इज कांस्टेंट फॉर अ गैस सॉल्वेंट सिस्टम। हाँ बिल्कुल, कि अगर जो भी गैस सॉल्वेंट सिस्टम दिया रहेगा उसका जो KH का जो वैल्यू रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा भैया। जिस भी सॉल्यूशन की बात करेगा, हाँ वही है कि अलग अलग डिफरेंट गैसेस की अगर बात कर देता तब KH का वैल्यू अलग होता है, लेकिन यहाँ पे बोल दिया कि KH इज कांस्टेंट फॉर अ गैस सॉल्वेंट सिस्टम, जो भी गैस सॉल्वेंट सिस्टम रहेगा उसके लिए कांस्टेंट रहेगा। हाँ बिल्कुल रहेगा वहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो गलत तो है नहीं, ये तो सही है। क्या देखो, हायर द वैल्यू ऑफ KH लोअर द सॉल्युबिलिटी। हाँ जी बिल्कुल, हम लोग तो अभी जस्ट तो बात किए थे हेनरीज लॉ में कि ये जो KH का वैल्यू अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो हम लोग को जो सॉल्युबिलिटी होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता था। हाँ तो मतलब ये तो सही है, और हम लोग को इनकरेक्ट वाला सेलेक्ट करना है, तो ये मतलब ये भी सही है सर। इसमें चलते हैं, KH हैज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट। हाँ बिल्कुल, KH का वैल्यू तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि टेम्परेचर जितना बढ़ाते थे उतना ही हम लोग को KH का भी वैल्यू बढ़ता है, मतलब ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये तो हम लोग जानते ही हैं जी कि ये जो KH है ये तो हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था टेम्परेचर का, ये भी हम लोग जिक्र कर चुके हैं। इसमें देखो डी में क्या है, KH डिक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अरे यार, ये टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो KH का डिक्रीज थोड़ी होगा, ये तो इंक्रीज होता है, मतलब यही गलत है और यही हम लोग को क्या हो जाएगा, सही जवाब। तो इसी प्रकार से हम लोग को सवाल पूछा जाता है। अब रह गया बात इससे रिलेटेड हम लोग को न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल थोड़ा बड़ा बड़ा बनता है इससे, ठीक है।
आपके बोर्ड एग्जाम में इसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी मैं इसका सवाल करवाऊंगा। कब? जब अलग से एक सेशन लिया जाएगा जहाँ पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, जो जेई लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट लेवल का कर रहे हैं, सीयूटी लेवल का कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए जहाँ हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से छोड़े हुए थे ना, उस लेवल का क्वेश्चंस करवाना है। तो उन लोगों का अब जो सीरीज आएगा, अब तो आपका चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर लिख भी देते हैं द एंड, ठीक है। आपका चैप्टर पूर्ण रूप से क्या हो गया? ख़त्म हो गया, ठीक है। सॉल्यूशन चैप्टर हम लोग पूरा अच्छे तरीक़े से पूरा डिस्क्राइब करते हुए पूरा डीपली पूरे सिलेबस को हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हमारे पास बस एक चीज़ छूटा हुआ है, क्योंकि मैंने पहले ही वादा किया हुआ था बच्चों से कि देखो हम लोग उस लेवल का भी कंटेंट को यहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं और करते आएंगे और चलते ही रहेंगे। जैसे कि तुम लोगों को पूरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से पहले जितना वेपर प्रेशर तक बात किया जाए, तो वेपर प्रेशर तक हम लोग जेई और नीट लेवल तक का पूरा बात कर लिए थे, ठीक है। उसके बाद जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बचा, वहाँ से बचा हुआ है हम लोग को पूरा जेई और नीट लेवल का पूरा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। तो हम लोग को बस जब जब टाइम मिलेगा उस लेवल का हम लोग पूरा डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को पूरे सॉल्यूशन चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसका बहुत जल्द वन शॉट वीडियोस भी लेकर के आएंगे, ताकि उसे बार बार कंपाइल करके देख सको और बार बार उसको रिवीजन कर सको। लेकिन फिर भी अच्छे रिवीजन आपका कैसे हो सकेगा? तो अच्छा रिवीजन आपका हो सकेगा नोट्स के थ्रू ही, ठीक है। कि नोट्स में देखोगे, हालांकि शॉर्ट नोट्स तो आप सभी लोग बना ही रहोगे, अगर नहीं जानते हो बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं। जब वन शॉट सीरीज जब आएगा उस समय आप सभी को पूरा शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए भी बता दिया जाएगा और उसमें बताया जाएगा कैसे इसे रिवाइज करना है बार बार, ठीक है। तो आगे से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड चैप्टर है, ठीक है, तो उसकी शुरुआत करेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है। जिस प्रकार से आप सभी लोग इंटरेस्ट लिए हो ना सॉल्यूशन चैप्टर में, इससे भी और मज़ा लोगे उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो धीरे धीरे हम लोग इंटरेस्टिंग के साथ पूरे चैप्टर्स को भी समाप्त करते हुए चलेंगे। देखो अपने साइड से तो हम 100% सिलेबस को कवर करवा दिए। अब रही बात कि आप लोग उसे 100% कवर कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। कवर करने के लिए देखो 2-3 रूल है, उसे फॉलो करना पड़ेगा। नोट्स तो प्रॉपर बनना चाहिए आप सभी के बीच में, बार बार उसे रिवाइज करते रहिएगा। शॉर्ट नोट्स के थ्रू कर लीजिए, चाहे जैसे भी आपको संभव हो वैसे कर लीजिए। हालांकि हम शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका भी आप लोग को बताए रखे थे कंसंट्रेशन टर्म तक। उसके बाद हम फिर जिक्र कर देंगे जब हम लोग वन शॉट वीडियोस लाएंगे वहाँ पर भी। तो आप लोग को काम क्या है कि जितना भी नोट्स कॉपी में आप सभी के बीच में क्वेश्चंस रखे हुए हैं, जब भी रिवाइज करने के लिए बैठो, क्वेश्चंस को पहले एक पेज में लिखो। पहले ही बता चुके हैं कि एक पेज लो, उसमें सारे क्वेश्चंस को लिखो उस टॉपिक से रिगार्डिंग। अब उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। तुम्हारे जो नोट्स कॉपी है उसमें तो पूरा आंसर शीट वो उसका भरा हुआ है, पूरा सॉल्यूशन भरा हुआ है। उसे स्वयं उसे सॉल्व करो, और अगर उस एक्यूरेट आंसर तुम वहाँ तक पहुँच पा रहे हो तो खुद का कॉन्फिडेंस जग जाएगा। हाँ, अब हमें इस टॉपिक में किसी भी तरह से कोई भी परेशानी नहीं आएगा आने वाले दिन में। तो उससे आगे भी बढ़ो, आगे का कॉन्सेप्ट को उसी तरह से जब भी तुम्हें रिवाइज करना है, क्योंकि थ्योरी हमें बहुत कम लिखा है यहाँ पे, ठीक है। जितना थ्योरी है उतना सारा कुछ लिखा हुआ है, बाकी जो भी यहाँ पे है हम लोग को फिजिकल केमिस्ट्री में वो है न्यूमेरिकल बेस्ड, ठीक है। तो मेन मुद्दा यहाँ पे न्यूमेरिकल को समझना। तो जब भी तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी तुम पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तो जब जब रिवाइज करने की सोचो, क्वेश्चन उठाओ क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन उठाओ क्वेश्चन बनाओ। बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे नोट्स कॉपी में डाला हुआ है, ठीक है। इतना कर लोगे तुम्हें कहीं भी किसी भी एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगा। बाकी रहा बात कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं जेई लेवल में, नीट लेवल में, और हेनरीज लॉ से भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका अलग से जब सेशन लेंगे 1 या 2 क्लास आएगा जिसमें पूरा हम लोग जेई और नीट लेवल का खत्म कर देंगे। सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगा उसमें, क्योंकि सारा थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। चलो तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद जी।